तो मूवी की शुरुआत विजय नाम के आदमी से होती है। दोस्तों, विजय के बारे में बताऊं तो वो एक ऐसा इंसान है ना जिसे एक मच्छर तक मारना अच्छा नहीं लगता। उसे यार हर वो चीज जिसके अंदर जान है उससे बहुत ज्यादा लगाव है। कहे तो विजय एक फुल वेजिटेरियन बंदा है। वो तो मांस वगैरह को हाथ लगाना तो क्या, उसको देखना भी पसंद नहीं करता। चलिए उसके परिवार के बारे में आपको बता देता हूँ। उसके परिवार में उसकी माँ और एक बहन है। पिता बेचारे कोरोना का शिकार हो गए थे, इसीलिए विजय ही घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल रहा होता है। तो वहीं विजय ऑफिस जाने के लिए घर से जैसे निकलता है तभी लिफ्ट के पास उसे उसका पड़ोसी दिखाई देता है जो चूहे को पकड़कर मारने के लिए लेकर जा रहा था। लेकिन विजय को देखकर वो पड़ोसी तुरंत अपना पिंजरा छुपा लेता है, क्योंकि उससे भी पता है कि पिंजरा अगर विजय के हाथ में लग गया तो चूहे को कोई नहीं मार सकता, वो पक्का चूहे को बचा देगा। एंड होता भी बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों। विजय को जैसे इसकी भनक लगती है ना कि उसके पड़ोसी पिंजरे में कैद चूहे को उससे छुपा रहा है जिसको वो कुछ ही समय में मारने वाला है, तो बस उसे पिंजरा छीनने की वो कोशिश करने लगता है। और छीना झपटी में होता यह है कि पिंजरा नीचे गिर जाता है और होता यह है कि वो फरार कहाँ होता है पता है, सीधे उसे पड़ोसी के घर में वापस जाता है। अब ये देखकर बेचारा पड़ोसी एकदम परेशान कि किस गधे से पंगा पड़ गया मेरा। अगर ये विजय ना होता ना तो कब का इस चूहे को मैं मार चुका होता। लेकिन अब लगता है कि सारी जिंदगी इस चूहे को झेलना पड़ेगा। लेकिन इस विजय को देखिए दोस्तों, खुश होकर मस्त वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है कि चलो किसी की तो जान बच गई आज। दूसरी ओर हम एसीपी रमाकांत को देखते हैं जो काली नाम के बहुत ही खतरनाक गुंडे के घर जा रहा होता है। एंड ये देखकर पूरे इलाके के गुंडे जो काली के चेले हैं ना, वो रमाकांत की गाड़ी के पीछे लग जाते हैं ताकि अगर रमाकांत काली को अरेस्ट करने की कोशिश करे तो वो सभी मिलकर रमाकांत का वहीं पर खेल खत्म कर दे। रमाकांत के साथ मौजूद बाकी पुलिस वाले भी काफी डरे हुए होते हैं क्योंकि ये गुंडे सच में बहुत हरामी है, काफी खतरनाक। लेकिन रमाकांत को दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो काली के घर बिल्कुल बादशाह की तरह जाता है और अपने साथी ऑफिसर को गन देकर कहता है जो भी काली का चेला अंदर आने की कोशिश करे उसे वहीं पर ठोक देना, तब तक मैं जरा काली से बात करके आता हूँ। अब रमाकांत काली के पास आकर उसको काफी सारी फाइल्स दिखाता है जिसमें काली के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी। उसके हिसाब से काली ने अब तक 36 हत्या कर ली है दोस्तों। रमाकांत कहता है कि देखो मैं यहाँ पर नया ज्वाइन हुआ हूँ तो तुम भी नहीं चाहते होंगे कि मेरे पहले कैदी तुम बनो, इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर लो। एंड तभी काली को होम मिनिस्टर का फोन आता है जहाँ होम मिनिस्टर काली से कहता है कि जो रमाकांत कहता है वो कर दो, हमारी पार्टी को तुम्हारी जरूरत है और मैं तुम्हें अंदर देखना नहीं चाहता। रमाकांत काली से कहता है कि जो भी केस तुम्हारे ऊपर है उन पर नेताओं ने अच्छी सी धूल जमा दी है और मैं तुम्हारा कुछ अभी वैसे बिगाड़ भी नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आज के बाद मेरे इलाके में तुमसे लेकर कोई शिकायत आई कि तुमने वहाँ पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की है तो पूरे शहर के सामने घसीटकर तुम्हें जेल में लेकर जाऊंगा। इतना कहने के बाद दोस्तों रमाकांत चला जाता है। अगले सीन की बात है, काली एक बड़े बिजनेसमैन के पास आता है जिसके कहने पर ही काली ने सबसे ज्यादा हत्याएं की थी ताकि बिजनेसमैन के कॉम्पिटिटर्स हार जाएं और उसका बिजनेस काफी अलग तरीके पे चले। लेकिन अब वो बिजनेसमैन काली से पीछा छुड़ाना चाहता है क्योंकि काली उसके बिजनेस का 20% मांग रहा था, इसलिए उसने ही पुलिस में काली के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई थी। एंड अब इस चीज से काली काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि मेरी वजह से इसका बिजनेस इतना बढ़िया चला और आज मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं अब। इसीलिए दोस्तों पूरे गुस्से में काली भरे बाजार के अंदर उस बिजनेसमैन की हत्या कर देता है और वहां पर मौजूद सारे लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं और कुछ भी करते नहीं। अब रमाकांत को दिखाते हैं तो वो अपनी पत्नी के ऐप लॉन्चिंग सेरेमनी में आता है और इस ऐप को उसी कंपनी ने बनाया जिसमें विजय काम करता है, इसलिए वहां पर विजय की मुलाकात रमाकांत से भी हो जाती है। जैसे सेरेमनी खत्म होती है तो विजय घर जा रहा होता है, तभी कोई अनजान इंसान उसे फोन करके कहता है तुम्हारी बहन और माँ मेरे कब्जे में है, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो वरना अगले दिन उनकी बॉडी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी तो देखो ये बेकार हो जाएगा। दोस्तों ये सुनकर विजय घबरा जाता है कि ये क्या हो गया 2 मिनट में ही। वो तुरंत रमाकांत को उस फोन कॉल के बारे में बताता है। रमाकांत कहता है कि जरूर ये कोई प्रैंक कॉल होगा, एक काम करो वो नंबर मैं ट्रेसिंग पे लगा देता हूँ और एक ऑफिसर को तुम्हारे घर भेज देता हूँ ताकि अगर वहाँ कुछ हुआ तो तुम्हें नुकसान कोई नहीं पहुंचा पाए। इसलिए विजय उस ऑफिसर के साथ घर आता है जहाँ उसकी माँ और बहन मौजूद नहीं होते। विजय तो सारे रिश्तेदार जानने पहचानने वालों को फोन करके अपनी बहन और माँ के बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने भी उनको नहीं देखा होता। इसका मतलब साफ है कि वो फोन कॉल कोई प्रैंक नहीं था बल्कि सच में उनका अपहरण हो चुका है। दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस वालों को विजय की माँ की गाड़ी मिल जाती है, लेकिन उसमें कोई मौजूद नहीं होता। पास ही में रहने वाला एक आदमी आकर पुलिस वालों को बताता है कि कुछ टाइम पहले ना जब मैं यहाँ पर आया था तब एक काली गाड़ी इस गाड़ी के पीछे थी एंड उस काली गाड़ी में से एक बंदा बाहर निकला जिसने मास्क लगाया हुआ था। उसने किसी तरह के स्प्रे का इस्तेमाल करके एक लड़की को और उसकी माँ को अपनी गाड़ी में बैठा दिया, जिसके बाद वो चला गया। दोस्तों यहाँ ये तो क्लियर हो गया है कि किसी मास्क्ड मैन ने ही विजय की माँ और बहन का अपहरण किया है। अब देखना यह है कि पुलिस कैसे उस मास्क मैन तक पहुंचती है।
तभी वहाँ पर पुलिस वाले उस काली गाड़ी को ट्रैकिंग पर लगा देते हैं। रमाकांत मैप देखकर कहता है कि मेरे अनुमान के मुताबिक ये मास्क्ड मैन 20 किलोमीटर के एरिया में ही अभी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जितनी देर पहले अपहरण हुआ है उतने टाइम के हिसाब से वो 20 किलोमीटर के ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा। इसीलिए दोस्तों सभी पुलिस वाले काम पर लग जाते हैं। साथ ही रमाकांत को विजय पर भी शक हो रहा होता है, इसीलिए वो उसके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाल देता है ताकि विजय मोबाइल में जो भी हरकत करे पुलिस वाले उसको देख पाए। तो विजय को फिर से उस मास्क्ड मैन का फोन आता है जिसने विजय को एक वीडियो भेजा होता है। उस वीडियो के हिसाब से वो काली गाड़ी जिसे पुलिस ढूंढ रही है उसे तो कब का एक बड़ी सी ट्रक के अंदर डालकर शहर से दूर भेजा जा चुका है। एंड इस चीज को पुलिस वाले अपने सिस्टम में देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि ये मास्क्ड मैन तो बड़ा ही शातिर निकला। साथ ही पुलिस वाले मास्क्ड मैन को ट्रैक ही नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि उसने वीपीएन की मदद से अपनी लोकेशन बदली होती है। अब मास्क्ड मैन विजय से कहता है कि देखो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा और जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना ही होगा, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ और बहन का मैं क्या करूंगा, बॉडी पार्ट्स बेचूंगा तुम्हारे पास। ये सुनकर विजय घबराते हुए कहता है तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज उन्हें कुछ मत करना। इस पर वो मास्क्ड मैन मान जाता है। साथ ही विजय इसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताता। पुलिस वाले विजय से कहते हैं कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम तुम्हारे शर्ट पर बटन कैमरा लगा रहे हैं ताकि मुसीबत के टाइम हम तुमको बचा पाएं। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों का असल मकसद तो विजय पर नजर रखना था कि वो क्या करता है। साथ ही रमाकांत कुछ सिविल ड्रेसेस में पुलिस वालों को विजय के घर के आसपास लगा देता है, मतलब उसके पीछे। इधर विजय को मास्क्ड मैन फिर से फोन करके कहता है कि तुम्हारे बाजू में चिकन की दुकान है, वहाँ जाकर एक चिकन खरीद लो, याद रखना जिंदा खरीदना है। विजय जैसी चिकन की दुकान पर आता है वहाँ चिकन को काटा जा रहा होता है एंड ये देखकर उसको काफी अजीब लगता है क्योंकि आपको तो पता है कि वो देखता तक नहीं इन चीजों को, उसको वॉमिट आ जाती है। लेकिन उसको अपनी माँ और बहन को तो बचाना ही है, इसीलिए वो एक जिंदा चिकन पकड़कर घर लेकर आता है। अब वो मास्क्ड मैन उससे कहता है देखो तुम्हारा घर पर एक पार्सल आया होगा, जरा उसको खोल कर देखो कि उसमें क्या है। विजय उसे खोलता है जिसमें धारदार चाकू होता है। मास्क्ड मैन कहता है कि अब ये चाकू लो, उससे उस जिंदा चिकन की गर्दन उड़ा लो। अब ये सुनकर विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मेरे पास जितने पैसे हैं वो ले लो, कम पड़े तो मैं लोन लेकर भी देने को तैयार हूँ, मेरी माँ और बहन को छोड़ दो, पर मैं ये नहीं कर सकता। दोस्तों ये मास्क्ड मैन तो बहुत ही शातिर आदमी है, ये विजय को वही काम करने को कह रहा है जिसके करने के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तो वहीं विजय के मना करने पर मास्क्ड मैन उससे कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम उस चिकन को मारते हो या नहीं, अगर नहीं मारा तो मैं तुम्हारी माँ बहन को मार दूंगा। इतना कह के वो उसे उसकी बहन की वीडियो दिखाता है जिसके ऊपर कई सारी जलती हुई मोमबत्तियां रखी होती है। मास्क्ड मैन कहता है जल्दी उस चिकन को मारो वरना मैं ये सारी मोमबत्ती गिराकर तुम्हारी बहन का खात्मा कर दूंगा। ये देखकर विजय एकदम घबरा जाता है, बेचारा क्या करता। तभी अपनी बहन को बचाने के लिए वो मजबूरन उस चिकन का सर धड़ से अलग कर देता है और ये देखकर उस मास्क्ड मैन को पता नहीं क्या खुशी होती है। वो विजय से कहता है मुझे पता था कि तुम हत्या कर सकते हो, मैंने तुम्हें लगता है सही काम के लिए चुना है, कल तुम्हारा असली टेस्ट लिया जाएगा, उसके लिए तैयार रहना। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। ये सारी चीजें देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे दोस्तों कि बड़ा ही अजीब साइको किलर है ये, तो आखिर करना क्या चाहता है। पुलिस वाले भी अब बड़ी जल्दी इसको पता लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगले दिन की बात है, मास्क्ड मैन विजय को फिर से कहीं जाने के लिए कह देता है, तो वहीं पुलिस वाले भी विजय का पीछा कर रहे होते हैं जिसकी भनक उस मास्क्ड मैन को लग जाती है और वो तुरंत विजय को बटन कैमरा निकाल कर फेंकने को कहता है। साथ ही दूर उसकी गाड़ी खड़ी होगी, उसमें एक फोन रखा होगा, वो फोन लेना है और अपना वाला फोन वहां पर छोड़ना है, ये मास्क्ड मैन ने कहा होता है। क्योंकि मास्क्ड मैन को पता चल चुका था कि पुलिस वाले विजय पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए दोस्तों विजय अब ऐसा ही करता है और पुलिस से पीछा छुड़ाकर वो भाग निकलता है। तो अब मास्क्ड मैन के कहने पर विजय काली के घर आता है। उसे पता नहीं था कि ये घर काली का है। मास्क्ड मैन ईयरबड्स के जरिए विजय को गाइड कर रहा होता है कि उसे काली से क्या कहना है। इसलिए दोस्तों विजय उससे कहता है मैं यहाँ तुम्हें एक बंदे को मारने की सुपारी देने आया हूँ, उसके बदले में तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा और उस बंदे का नाम है काली। ये सुनकर तो काली भी हैरान हो जाता है कि बड़ा अजीब आदमी है, मेरे पास आकर मुझसे मारने की सुपारी दे रहा है। वो तो अपने चेलों से कहता है कि इसे तब तक मारो जब तक ये मर न जाए। बेचारा विजय बुरा फंस चुका था, मास्क्ड मैन ने उसको कहां फंसा दिया। पर तभी मास्क्ड मैन काली को वीडियो कॉल करके उसे उसके भाई की वीडियो दिखाता है जहां उसने काली के भाई को भी अपहरण किया होता है। उसने काली के भाई और विजय की मां को एक अलग मैकेनिज्म से जोड़ा होता है जो किसी भी टाइम उनकी जान ले सकता है। मास्क्ड मैन विजय और काली दोनों से कहता है मैं यहाँ पर 1 वर्सेस 1 की लड़ाई देखना चाहता हूँ, काली जीता तो उसका भाई मैकेनिज्म से आजाद हो जाएगा और अगर विजय जीता तो उसकी मां आजाद हो जाएगी। ये सुनकर काली और विजय दोनों घबरा जाते हैं। मास्क्ड मैन काली से कहकर उसके सारे चेलों को कमरे से बाहर कर देता है और दरवाजा भी बंद करवा देता है, जिसके बाद घर में सिर्फ काली और विजय ही बचते हैं और उनके बीच काफी जबरदस्त लड़ाई हो जाती है शुरू। विजय थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा था पर काली काफी हट्टा कट्टा मजबूत आदमी था, इसलिए वो उठकर विजय को पटकते रहता है। लेकिन तब भी विजय अपनी माँ को बचाने के लिए एक खंजर काली के गले में घुसा देता है जिससे काली की वहीं पर मौत हो जाती है।
उसके मरते ही उसका भाई भी मारा जा चुका था और विजय के जीतने पर मास्क्ड मैन उसकी माँ को मैकेनिज्म से आजाद कर देता है। बेचारा विजय, जिसने आज तक एक मच्छर को नहीं मारा, वो आज एक इंसान का हत्यारा बन चुका है। अब अपने बॉस के मरने से सारे चेले भड़क जाते हैं और विजय को मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सही टाइम पर रमाकांत आकर विजय को बचा लेता है और गुंडों की खूब धुलाई करता है। अगले दिन की बात है, मास्क मैन पूरे मीडिया को हैक कर लेता है और उस पर काली के मरने का वीडियो चलाता है कि आखिर विजय ने काली को क्यों मारा। ये देखकर तो सारे लोग बिल्कुल हैरान कि ये कैसा सीरियल किलर है जो लोगों को ऐसा टॉर्चर करता है, बताओ, उन्हें मजबूर करके दूसरों की हत्या करवाता है, कैसा है ये। सभी फिर नारे लगाते हैं कि जल्दी इसे पकड़ना होगा वरना पता नहीं कौन इसका अगला शिकार बनेगा। इधर काली को मारने के आरोप में विजय जेल के अंदर होता है। तभी मास्क मैन रमाकांत को कॉल करके कहता है, तुम लोग पूरी जिंदगी लगा दोगे लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए चुपचाप मेरी बात विजय से करवा दो, मुझे उसके हाथों एक और इंसान की हत्या करवानी है। ये सुनकर तो रमाकांत एकदम से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में फोन कट ही कर देता है। इसीलिए अब मास्क मैन पूरे मीडिया के सामने आकर सभी से कहता है, आज रात 11 बजे मैं आप सभी को लाइव हत्या दिखाऊंगा, जिसको देखकर आप सभी को बहुत मजा आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, इसलिए रात के लिए तैयार हो जाइए। ये सुनकर रमाकांत भी हैरान, वो विजय के पास आकर कहता है कि वो मास्क मैन तुमसे ही बार बार बात करना चाहता है, तुम दोनों का कोई कनेक्शन है क्या? लेकिन विजय कहता है, कैसी बातें कर रहे हो सर, मैं तो ऐसा इंसान हूँ जो चींटी तक नहीं मार सकता, और अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने अपनी माँ बहन का अपहरण किया तो बताओ मैं ऐसा क्यों करूंगा, लोगों की हत्या क्यों करूंगा मैं, क्या मिलेगा मुझे ऐसा करके। एंड इस पर रमाकांत को लगता है कि शायद विजय सही कह रहा है, इसमें विजय का कोई हाथ नहीं है। अब अगले सीन में मास्क मैन विजय से बात करने का एक नया तरीका ढूंढ निकालता है। पुलिस स्टेशन में जब विजय के पास खाना आता है ना, उसके अंदर मास्क मैन ने विजय की माँ की एक उंगली और एक मोबाइल भेजा होता है ताकि उसके जरिए वो विजय से बात कर पाए। बेचारा विजय जो अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए हत्यारा बन गया, वो अपनी माँ की उंगली देखकर एकदम इमोशनल हो जाता है, इसलिए तुरंत उसका कॉल उठाता है, जहाँ मास्क मैन विजय से कहता है, देखो तुमने अभी तक सिर्फ एक इंसान को मारा है, तुम्हें एक और को मारना होगा, उसके बदले में तुम्हारी माँ और बहन दोनों को छोड़ दूंगा, 2 जान के बदले तुम्हारी माँ और बहन की जान बचेगी, एक से काम नहीं चलेगा। विजय भी कह देता है, देखो अभी मैं जेल में हूँ, मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ। इस पे मास्क मैन कहता है कि उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है, जो खाना भेजा है उसको तुरंत खा लो। एंड विजय जैसे उसे खाता है ना, उसके अंदर पॉइजन मिला हुआ था, जिसको खाते ही जहर विजय की बॉडी में चला जाता है, इसलिए सारे पुलिस वाले तुरंत विजय को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। कुछ देर के बाद की बात है, जब रमाकांत और बाकी विजय को हॉस्पिटल में देखने आते हैं कि वो ठीक है या फिर नहीं, तब उनको पता चलता है कि जो डॉक्टर विजय का इलाज कर रहा था उसने बाकी डॉक्टर्स को बेहोश किया और विजय को हॉस्पिटल से लेकर फरार हो गया। अब इस चीज से पुलिस भी परेशान हो जाती है कि उस मास्क मैन ने हमारी नाक के नीचे से विजय को उठा लिया, उसे जल्दी पकड़ना होगा वरना पता नहीं ये किस किस की हत्या करेगा। तो रमाकांत मास्क मैन की सारी कॉल्स और वीडियो को बारीकी से देखना शुरू करता है, इस उम्मीद में कि अगर कोई सुराग मिल जाए तो बढ़िया है। तभी एक वीडियो के अंदर उसको एक पेंटिंग पर फ्रोजन फैक्ट्री लिखा हुआ मिलता है, जहाँ पर बर्फ वगैरह बनाए जाते हैं। वहीं पर रमाकांत कहता है कि जहाँ तक मेरा अनुमान है वो हत्यारा अभी भी इस 20 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। वो बाकी पुलिस वालों से कहता है कि इस 20 किलोमीटर के अंदर बर्फ बनने वाली जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रीज में जाकर तुरंत जानकारी निकालो, फिर पता चलेगा कि कौन है ये। दूसरी ओर जिस डॉक्टर ने विजय को उठाया था उसका नाम होता है राहुल। असल में दोस्तों राहुल के बेटे को भी मास्क्ड मैन ने ही अपने कब्जे में किया हुआ था और उसने ही राहुल से कहा था कि विजय को उठाकर उसके पास लाना है, इसीलिए राहुल विजय को मास्क्ड मैन के बताई जगह पर लेकर चला जाता है। वहां पर आने के बाद टीवी के अंदर से मास्क्ड मैन उन दोनों से कहता है, स्वागत है तुम्हारा मेरे शो के अंदर। मास्क्ड मैन अभी पूरी मीडिया पर लाइव था, वो राहुल और विजय की हत्या सभी को लाइव दिखाने वाला है। विजय मास्क्ड मैन से कहता है कि माना कि तुम हमें मारना चाहते हो, लेकिन उससे पहले कम से कम इतना तो बता दो कि हमारी गलती क्या है। तब मास्क्ड मैन कहता है कि ठीक है, मरने से पहले मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ। तो सुनो, कोरोना के टाइम पर जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी तो उससे काफी सारे पेशेंट्स मारे जा रहे थे। तब उस टाइम अनीता नाम की डॉक्टर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया कि सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की स्मगलिंग हो रही है, बहुत ही ज्यादा कीमत पर अमीरों को ये सिलेंडर्स बेचे जा रहे हैं, इस वजह से गरीब लोग तो मर रहे थे। एंड वो वीडियो देखते देखते वायरल हो गया। इसलिए जिस हॉस्पिटल में अनीता काम करती थी, सरकार ने तुरंत 200 सिलेंडर वहां पर भेजे। लेकिन सिलेंडर आते ही राहुल ने, जो कि हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर था, उसने सिलेंडर गरीब लोगों तक जाने ही नहीं दिया और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया ताकि उसके बदले लाखों कमा पाए। इस वजह से बेचारे कई गरीब पेशेंट्स की जान चली गई। अनीता को जब इसकी भनक लगी तो वो राहुल से जवाब मांगने गई। तो पता है इस राहुल ने उसका क्या किया? उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करती हो तो उसके बदले थोड़ा बहुत ऑक्सीजन वो गरीबों में दे देगा। ये कहा उसने
और उस समय फिर राहुल की ऐसी हरकत जानकर अनीता ने उसको धमकी दी कि वो ये सारी बात मीडिया में बताकर राहुल पर केस करेगी। इस चीज से राहुल डर गया और तब उसने अनीता को रास्ते से हटाने के लिए उसे मारने के लिए सुपारी दी। और पता है वो सुपारी उसने किसे दी? काली और उसके भाई को। उन लोगों ने मिलकर उसी बिल्डिंग के नीचे अनीता की हत्या कर दी। पूरी बिल्डिंग वाले सारी चीज देखते रहे, लेकिन किसी ने काली को रोकने की कोशिश तक नहीं की और ना ही वो अनीता को बचाने के लिए आ गया है। इसलिए मैंने उन सारे लोगों के नाम की चिट्ठी बनाकर हवा में उड़ा दी जो अनीता को मरते हुए देख रहे थे उनकी, ताकि जिसका नाम आएगा मैं उससे भी वही चीज महसूस करवाऊंगा जो अनीता ने महसूस की थी उस समय। और बदकिस्मती से उसमें विजय का नाम निकला, इसलिए मैंने उसकी माँ और बहन का अपहरण कर लिया ताकि उसे भी एहसास करवा पाऊं कि किसी को मरते हुए देखना कैसा महसूस होता है। ये चीज जानकर वो सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही विजय और राहुल भी हैरान होते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो क्यों यहाँ पर मौजूद है। मास्कमैन कहता है कि इस बार के खेल का बहुत सिंपल रूल है। राहुल ने विजय को मार दिया तो उसका बेटा मैकेनिज्म से आजाद हो जाएगा, लेकिन वो अगर आजाद हो जाता है तो मैकेनिज्म से निकल रहे ब्लेड राहुल के बेटे को 2 हिस्सों में चीर देगी। उसी के साथ साथ मैंने विजय की माँ और उसकी बहन को भी एक कांच के बॉक्स में बंद करके रखा हुआ है। जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन है तब तक वो जीवित रहेंगे। ऑक्सीजन खत्म हो गया तो बस खेल खत्म। तो इस खेल के लिए तुम दोनों के पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम होगा। इन 5 मिनट के अंदर तुम्हें ये खेल जीतना होगा, इसलिए जल्द से जल्द एक दूसरे को बस मारने की कोशिश करो। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। विजय अब पहला वाला विजय नहीं रहा दोस्तों, उसके सर पर खून सवार हो चुका था अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए। इसलिए वो राहुल को इतना मारता है कि उसकी जान चली जाती है। तब वहाँ पर रमाकांत पहुँचता है क्योंकि उसका शक सही निकला था। 20 किलोमीटर के अंदर एक बंद पड़ी बर्फ जमाने की फैक्ट्री थी, उसी के अंदर मास्कमैन ने सभी को बंदी बनाया हुआ था। लेकिन रमाकांत के आते ही मास्कमैन वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद रमाकांत विजय की माँ और बहन के साथ राहुल के बेटे को भी बचा लेता है। और अब न्यूज में बताया जाता है कि विजय ने जो भी हत्या की वो सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए की। इसलिए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि उस पर से सारे आरोप खारिज करके उसे जल्द ही बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तब जेल में विजय से मिलने के लिए रमाकांत आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है, मुझे एक ट्विस्ट के बारे में पता चला है कि मास्कमैन जितने भी वीडियो कॉल करता या मीडिया पर लाइव आता वो सिर्फ उसके बनाए हुए रिकॉर्डेड वीडियो थे। उस टाइम वो लाइव नहीं होता था, क्योंकि जब मैं फैक्ट्री में आया तब भी उसकी लाइव वीडियो चल रही थी, जबकि उस टाइम वो भाग चुका था। जिसके बाद मैंने देखा कि मास्कमैन ने तुम्हारी माँ और बहन का ऑक्सीजन लेवल इतने पर सेट किया था कि उससे उनका दम तो घुटेगा लेकिन जान नहीं जा पाएगी। उसके बाद राहुल के बेटे के लिए भी उसने नीचे एक रॉड रखी थी कि कोई भी क्यों ना जीते वो ब्लेड राहुल के बेटे को नहीं काटती। उसके साथ साथ तुम्हारी माँ की उंगली की रिपोर्ट आई है। उसके हिसाब से उंगली काटने से पहले उंगली को इंजेक्शन देकर शून्य किया गया। उसके बाद बड़े आराम और सावधानी के साथ उंगली काटी गई। ऐसा तो सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो नहीं चाहता हो कि उंगली काटने पर उन्हें तकलीफ हो, और वो इंसान तुमसे बढ़कर कौन हो सकता है। साथ ही वो मास्कमैन हमेशा कहता था कि कर्मा इज बूमरैंग, यानी कि कर्मा तुम्हारे पास घूमकर जरूर आएगा। और यही डायलॉग मैंने तुम्हारे मुंह से भी सुना है। मेरे दोस्त, बड़े अच्छे एक्टर हो तुम, क्योंकि वो मास्कमैन कोई और नहीं बल्कि तुम हो। बहुत बढ़िया प्लान बनाया तुमने, अपने दुश्मनों को दुनिया के सामने मारने का, दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया, वाह। और साथ ही साथ दुनिया के सामने हीरो भी बन गए। ये सुनकर विजय भी हैरान रह जाता है कि मेरी पोल तो रमाकांत सर ने खोल दी है। और अब पोल खुल जाने पर विजय बता ही देता है कि जी सर, मैं ही वो मास्कमैन हूँ। ये प्लान मैंने मेरी माँ और बहन के साथ मिलकर बनाया था। पूरे 2 साल लगे मुझे इस प्लान को बनाने में। जिस अनीता को राहुल ने मरवाया वो मेरे ही पड़ोस में रहती थी। वो बेचारी अनाथ थी, इसलिए मेरे माता पिता ने बचपन से उसे अपनी बेटी की तरह पाला। उसके साथ ऐसा कोई करेगा तो मैं कैसे चुप रह सकता था। मैं एक ऐसे पिता का बेटा हूँ जिसने कोरोना के टाइम खुद का ऑक्सीजन मास्क निकालकर एक प्रेग्नेंट महिला को दे दिया था ताकि वो बच जाए। महिला तो बच गई, लेकिन मेरे पिता की जान चली गई। जब मेरे पिता किसी अनजान के लिए इतना कर सकते हैं तो मैं अनीता के लिए इतना क्यों नहीं कर सकता। जिस टाइम अनीता को काली और उसके भाई मार रहा था ना, उस टाइम मैं और मेरा परिवार हॉस्पिटल में था, इसलिए मैं अनीता को बचा नहीं पाया। लेकिन आज मुझे खुद पर गर्व है कि मैंने अपना प्लान पूरा कर लिया और अनीता को इंसाफ दिलाया। ये जानकर रमाकांत विजय से कहता है, देखो ये फाइल है, इसमें तुम्हारे खिलाफ सबूत है कि तुम ही मास्कमैन हो। चलो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, चाहो तो इस फाइल को जलाकर हमारे साथ सीक्रेट एजेंट बनकर काम करो, या फिर मैं ये फाइल कोर्ट में पेश कर देता हूँ, फैसला तुम्हारा होगा। ये सुनकर विजय पहले ऑप्शन को चुनते हुए सीक्रेट एजेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।